हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड वीडियो आज ही के डेट का। अभी जस्ट मैंने मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट किया है और अभी जस्ट अब मैं शुरू कर रहा हूँ इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन वहाँ मैंने क्लासिकल ज्योमेट्री को पढ़ा करके हल्का सा ये बता के छोड़ दिया था। तो मैंने क्या बताया कि क्लासिकल ज्योमेट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि ट्राइंगल, स्फेयर या सर्किल। स्फेयर तो सॉलिड हो गया, सर्किल दिस इज सर्किल, स्फेयर, इनका एरिया वो हमें बताता है, फार्मूलाज देता है एरिया और वॉल्यूम का। लेकिन दिस इज कोन, ये इसका बिगेस्ट अचीवमेंट है। लेकिन मोर जनरलाइज्ड फिगर, यहीं पे इसका शॉर्टकमिंग भी है कि मोर जनरलाइज्ड फिगर के लिए क्लासिकल ज्योमेट्री हमें कोई फार्मूला नहीं देता है। सो क्या किया जाए भाई, कैसे निकाला जाए? जैसे फॉर सपोज एक प्लॉट है, हम कोई भी एक अगर प्लॉट खींच रहे हैं तो उसमें y का डिपेंडेंसी x पे है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 - x²। इसका प्लॉट कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। दिस इज़ y इज इक्वल्स टू 1 - x²। अब ये जो एरिया है इसे हम R बोलते हैं। दिस इज़ O, राइट। A मान लीजिए या B मान लीजिए, बाद में मैं नोमेनक्लेचर चेंज भी कर सकता हूँ पॉइंट्स का। इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है क्लासिकल ज्योमेट्री के थ्रू, और एग्जैक्टली इसका एरिया निकालना पॉसिबल भी नहीं है। सो इसी जगह पे आता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के थ्रू इन जनरलाइज्ड फिगर्स को कैसे निकालेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में जनरलाइज्ड फिगर का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट यही है कि हम उस जनरलाइज्ड फिगर को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन पार्ट्स को इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसमें से आपको अप्रॉक्सीमेट, जिसमें से एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक बहुत ही सिंपल एक फिगर में वो कन्वर्ट हो, जैसे रेक्टेंगल, और फिर उसके थ्रू हम उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, राइट। अब 0.5, दिस इज 1 0 0.5 1, y एक्सेस x एक्सेस। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई फार्मूला नहीं है जो एग्जैक्टली निकलता भी नहीं है, बट इंटीग्रल कैलकुलस के थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में। सो चलिए करना कैसे है। सपोज़ कीजिए कि इस हम दो रेक्टेंगल्स में ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगल अब आप देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिस इज 0 and 1, this is 0.75, ये 3/4 है, दिस इज 3/4। सो दिस पॉइंट इज 1,3/4, 1,3/4 ही होगा। एक सेकेंड, ये 1,3/4 नहीं है। दिस पहले इस पॉइंट को मैं बता दूं, दिस इज 1/2, 3/4, राइट। सो
अब अगर इस दो रेक्टेंगल्स का हमें फिगर निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा? दिस इज़ 0.5, इसे एक्चुअली 1 ही लेना चाहिए, तो अब पॉइंट का नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने में सही होगा। हाफ इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, प्लस इस रेक्टेंगल का हाफ इंटू दिस इज़ 3/4, तो ये 3/4 है, 3/4 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 3/8 इज इक्वल्स टू 7/8, एंड दिस इज़ इसका अप्रॉक्सीमेट 0.875, राइट। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो जब दो रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ किया तो इतना फिगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसमें से ये एरिया जब हटेगा या हट जाएगा, या मान लीजिए कि ये एरिया ज़ीरो हो गया, तो ये जो है वो आपको इस कर्व का मिल जाएगा एरिया। चलिए, अभी तो मैंने 2 ही रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, अब मैं 2 से मेरे ख्याल से 4, राइट। चलिए अब 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल हटाता हूँ। मैंने अपने नोट्स में ये मेंशन करके रखा था कि पिछले 2 रेक्टेंगल वाले का एरिया कितना होगा, सो नीड नॉट टू वरी। जब मैं उस समय कंपेयर करूँगा जो भी वैल्यू मैं उस समय मेंशन कर दूँगा वो। अब देखते हैं फिर से वो एक ड्रॉ करके। यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस कैसे काम आएगा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ एक्चुअली। मैं सिखाता नहीं, मैं बस डिस्कस करता हूँ। ये रहा आपका y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। अब 4 में करना है ना, तो ये मेरे ख्याल से 1 2 3 0 1/4 1/2 3/4 एंड दिस इज़ 1 उस, ठीक है। हमारा बस यही कॉन्सेप्ट है, और अब इससे हम लेके जाएंगे सीधा सीधा जो यहाँ मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा ये मिलेगा आपको इससे, ये मिलना ही है, ये उसी टाइप से है। और ये जो पॉइंट है इसको और इसको अगर मिला देंगे, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं और ये जो है ये मिलेगा आप, सॉरी ये थोड़ा सा आगे जाएगा, और ये थोड़ा सा आगे गया, और ये यहाँ पे आके मिला, राइट। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। राइट, चलिए समझते हैं क्या हो रहा है। पहले हम पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ये हो जाएगा आपको 0 1, ये पॉइंट हो जाएगा आपको 1/4, 15/16। अब ये 15/16 कैसे आया, क्योंकि ये इस फार्मूला से y को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जब 1/4 है तो उसका स्क्वायर 1/16 इज इक्वल्स टू 15/16। तो ये 15/16 हो गया। ये हो जाएगा आपको 1/2 से 3/4 है, राइट, 3/4। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 1/2, वाई कोऑर्डिनेट दिस इज़, ये कोऑर्डिनेट मतलब हो गया दिस इज़ 3/4, दिस इज़ 15/16,
और ये हो गया आपको 1। उसी तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ 3/4, 7/8, 7/16, राइट, दिस इज़ 7/16। सो अब हम ये देख रहे हैं इसमें जो एरिया है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, पहला हो जाएगा 1 इंटू 1/4 प्लस दिस इज़ 15/16, राइट, एंड 1/4। इस रेक्टेंगल का जो होगा 1/4 15/16 प्लस 1/4 3/4, ओके, और प्लस दिस इज़ 7/16 1/4। इसका जो है वैल्यू दिस इज़ 25। ये मैंने निकाल के रखा है क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा यहाँ पे। दिस वैल्यू कम्स एज 0.78125, राइट। सो ये हम देख रहे हैं कि ये 4 रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड किया अब, और ये आउटर रेक्टेंगल्स है, मतलब इस एरिया के बाहर जा रहे हैं। नाउ सपोज ये भी मैंने मेंशन करके रखा है अपने नोट्स में, तो आपको यू नीड नॉट टू वरी। अब हम लिख लेते हैं जिसमें ये ग्राफ है, छोटा पड़ रहा है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको कंपेयर करके बनाने में यहाँ पे समझ में आ जाए। तीन 1/4 1/2 3/4 एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। इसे हम यहाँ पे मिलाएंगे, ये अंदर में मिलने वाला है, ये भी यहाँ मिलने वाला है, ये भी यहाँ मिलने वाला है। अब x, राइट, कोऑर्डिनेट्स चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसे हटा ही देते हैं, राइट, इसे हटा दो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, ये पॉइंट हो जाएगा आपको 1/4 एंड 15/16, 4,15/16, दिस इज 1/2 3/4, दिस इज 3/4 7/16, एंड दिस इज 1। अब आप ये जो रेक्टेंगल जो मैंने आउटर साइड में लिया था वो मैंने इनर साइड में लिया है। इसका एरिया आता है जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू, आप रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट को लेकर के उसका हाइट निकाल सकते हैं, 1/4 एंड 15/16 प्लस 3/4 1/4 प्लस 7/16 1/4 ही होगा क्योंकि जो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 1/4 ही है, एंड दिस इज़ 0 1/4, ये भी 1/4 ही है, लेकिन y का जो वैल्यू है, जो लेंथ है, वो 0 हो जा रहा है। दिस कम्स एज 0.53125। अब हम देखेंगे कि जो प्रीवियस वैल्यूज़ थी, सो अब हम देखेंगे जो प्रीवियस वैल्यूज़ थी, अब वैल्यूज़ पे आ जाते हैं।
सो द प्रीवियस वैल्यूज़ क्या क्या थी। एक था जब ने दो रेक्टेंगल्स बनाए, दो रेक्टेंगल्स, सो 0.875, 4 rectangles outer, तो एरिया था 0.78125, this area 0.78125 and 4 rectangles inner, इसका 0.53125, इसका ये, इसका ये, इसका ये, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है इस दोनों में, वो जो डिफरेंस है दैट इज़ पॉसिबल एरर, यानी पॉसिबल एरर, इसे हम पॉसिबल एरर कहते हैं। दैट कम्स टू बी 0.78125 माइनस 0.53125, दैट कम्स टू बी 0.25। 125 चला गया, 8 में से 3 गया 5, 7 में 5 गया 2, 0.25। सो हमने देखा कि ये 4 रेक्टेंगल्स आने पे जो डिफरेंस है वो 0.25 है। अब अगर हम n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें इस जनरलाइज्ड फिगर को, ठीक है, सो ये बात आप जान लीजिए कि जितने n नंबर ऑफ, मतलब ये बढ़ते जाएगा। अब इसे हम n नंबर के लिए जनरलाइज करते हैं। फिगर इतना, फिगर ये n नंबर ऑफ के लिए आपका जनरलाइज हो रहा है इस बार। डेल्टा x एक का ये होगा, दिस इज पॉइंट O, दिस इज A, दिस इज B, ओके, दिस इज A, width है डेल्टा x, डेल्टा x, डेल्टा x, and this is B. So डेल्टा x, और ये n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन n, यानी एक डेल्टा x का जो वैल्यू आएगा, यानी एक का जो विड्थ आने वाला है वो आने वाला है आपको b माइनस ए अपॉन n। तो सम ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू आई डैश डिनोट करते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस हैं इसके लिए। और फंक्शन है जब एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, सो x का वैल्यू a होगा तो y इज इक्वल्स टू एफ ए। जब x का वैल्यू a प्लस डेल्टा x होगा तो y का वैल्यू एफ ए प्लस डेल्टा x होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही होते चलेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि f हमने जो निकाला था उसके अकॉर्डिंग एफ ए डेल्टा x प्लस एफ ए प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस एफ ए प्लस 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा x इंटू डेल्टा x। ये स्मॉल एरिया हो गया, जिसको हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नाउ
n, अब ये n नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स में हमने इस एरिया को डिवाइड किया है, व्हेन इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी, व्हेन इट टेंड्स अप टू इन्फिनिटी, ये देखिए मैंने ये n10 किया, तो ये जो डिफरेंस है ये है, ये एकदम छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स और बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक दूसरे के और क्लोज आते जाएंगे, तो क्लोज आते जाएंगे। तो ये जो विड्थ है टू इन्फिनिटी delta x tends to 0, so new integration is equals to limit delta x tends to 0, this is I is equals to 1 to n f of x I into delta x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये इंटीग्रेशन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक जनरलाइज्ड फिगर रहा, हमने 2 रेक्टेंगल्स में देखा, हमने 4 रेक्टेंगल्स में देखा, रेक्टेंगल्स को आउटर बनाया, इनर बनाया, लेकिन जैसे जैसे हम इसको, हमारा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का क्या था कि किसी भी जनरलाइज्ड फिगर को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उन पार्ट्स को एक जनरलाइज्ड फिगर में कंसिडर करके उसका एक एरिया निकाल के तब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। जहां आपने देखा कि n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में अगर हम इस जनरलाइज्ड फिगर को डिवाइड कर रहे हैं, एंड व्हेन दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो उस n रेक्टेंगल्स का जो विड्थ रहेगा वो डेल्टा एक्स है, वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में एकदम क्लोज आते जाएंगे, नियर अबाउट 0 हो जाएगा विड्थ। तो दैट इज टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज द इंटीग्रेटेड सम ऑफ, इसे हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, दिस इज ए टू बी, इसे कहते हैं। तो एक इंटीग्रेशन के थ्रू हमने इस जनरलाइज्ड फिगर का एरिया निकाला। अब तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, और कैसे हमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन भी, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा और बताने वाला हूँ। अब सपोज़ कीजिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये मैंने एच.सी. वर्मा में देखा था बुक में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वहाँ हमने बताया, उन्होंने बताया है उस बुक में वहाँ पे। सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए दिस इज right, this is B O A, this is A, this is B, right, हाँ right, this is B। अब ये जो है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए पहले मैं आई डैश ही ले लेता हूँ, तब मैं आपको इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके बताऊँगा एक बार और, तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके, प्लस ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स,
क्योंकि हमने इस जनरलाइज फिगर ट्रेपेजियम को भी हमने रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट किया। अब मान लीजिए कि ये n नंबर रेक्टेंगल्स में हमने इसे कन्वर्ट किया हो एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। सो a प्लस n-1 डेल्टा एक्स। अब ये n-1 कहाँ से आता है ये बात आप समझिए। यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में a के साथ प्लस में एक भी डेल्टा एक्स नहीं है, इसमें एक है, इस थर्ड टर्म में 2 है। इसीलिए लास्ट टर्म जो होगा a प्लस जो n, क्योंकि रेक्टेंगल से उसमें n-1 हो जाएगा। तो a प्लस n-1 डेल्टा एक्स। ये याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। सो डेल्टा एक्स कॉमन ले लें अगर, सो a प्लस डेल्टा एक्स प्लस a प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस a प्लस n-1 डेल्टा एक्स, राइट। सो इसे हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 to n f एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, वेयर एक्स आई इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स, b माइनस डेल्टा एक्स। अब ये b माइनस डेल्टा एक्स कहाँ से आया? ये टोटल लेंथ b है, उसमें से एक डेल्टा एक्स निकालोगे तो इसका ये आ जाएगा b माइनस डेल्टा एक्स। क्योंकि अगर हम ये डेल्टा एक्स का निकालते हैं दैट इज़ a प्लस जो लास्ट होगा n-1 डेल्टा एक्स, उसे हम b माइनस डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। अब इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो सॉरी कहाँ गया यार, जस्ट अ सेकेंड। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई डेल्टा एक्स। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dx। ठीक है। सो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। मैं इसे ले लेता हूँ। सो ये एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हो गया एक्स डेल्टा एक्स। अब कुछ और इसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। एज सम ऑफ द टर्म्स जो हम जानते हैं n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म is equals to n/2 into a plus last term is n-1 डेल्टा एक्स। नहीं, लास्ट टर्म ये कैसे हो जाएगा? सॉरी देखिए, मुझे भी कंफ्यूज करता है ये बहुत ज़्यादा। a प्लस n-1 डेल्टा एक्स, right, into delta x। So this is the area, तो n delta x upon 2 एक फार्मूला जो मैंने बताया था आपको कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। n इससे निकला
b minus a upon delta x a this is actually 2a plus n delta x minus delta x into delta x n b minus a अपॉन डेल्टा x टू डेल्टा x ये हो गया 2a b माइनस a अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा x, ये डेल्टा x। सो डेल्टा x कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो गया। सो b माइनस a अपॉन 2 and this is 2a plus b minus a minus delta x into delta x। सो एक्चुअली यहाँ पे इस टर्म्स में डेल्टा एक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एरिया नहीं निकाल रहे। दिस इज़ द ओनली द सम ऑफ टर्म्स। सो दिस इज़, यहाँ डेल्टा एक्स मत दीजिएगा। b माइनस ए अपॉन 2 a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। नाउ व्हेन delta x tends to 0, then integration is equals to limit delta x tends to 0 summation I is equals to 1 to n। This is b minus a upon 2, this is a plus b minus delta x। So this comes as delta x is getting 0 here, so b minus a upon 2 constant, this is a plus b is equals to b square minus a square upon 2। ठीक है, this is the integration of a to b x of dx, right? ओके, सो ये हम जान गए। अब एक दो जनरल फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानना चाहिए। फॉर सपोज किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ओके इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, right, a to b is equals to f of b a is equals to f of b minus f of a। ठीक है, इससे ही हम इंडेफिनिट इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए जैसे डी बाई डी एक्स 1/2x² अगर हम निकाल रहे हैं, देन हाफ ऑफ dx² अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 2x इज इक्वल्स टू x। सो x ऑफ dx जो हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल्स टू 1/2x² b टू a। ठीक है, दिस इज 2b² माइनस 1/2a² इज इक्वल्स टू b² माइनस a² अपॉन 2।
तो ये था आपको इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो फार्मूला के तौर पे आपको याद रखना है। जैसे हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था, कुछ कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने निकाले थे। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, टेन एक्स का आपको सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन का वन अपॉन एक्स हो नहीं वो यस वन अपॉन एक्स हो गया है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स था। उसी तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस का भी जो कुछ फंक्शन होते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शंस जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूलाज, राइट, मैं वो लिख देता हूँ। एफ एक्स यहाँ पे इसका हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जैसे कुछ इम्पोर्टेंस में लिख देता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, टेन एक्स है कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है। उसी तरीके से जो फार्मूला हमने निकाला था कि एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, उसी तरीके से एक्स टू द पावर एन का निकलेगा। एक्स टू द पावर एन अगर है फंक्शन, एन इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, सो दिस इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अभी जो हमने डेरिवेटिव निकाला था हाफ एक्स स्क्वायर, कैसे निकाला था, एक्स था तो एक्स का पावर वन है, तो एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर टू अपॉन टू। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एक है वन अपॉन एक्स का एल एन या लॉग एक्स, और एक दो है जो मुझे याद है, यस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बाकी है और भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आपको काफ़ी होगा। सो चलिए, ये आपको बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज था। एक ये भी आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कॉमन फार्मूलाज है। if f of x is equals to integration of fx dx, then integration of f cx, c is constant, dx is equals to 1 upon c f of cx। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये जनरल है, ठीक है। आप अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोग को ले ही दूंगा इंटीग्रेशन का, या मैं ही ले ही देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म ही हो जाएगा हमारा। 3 to 6 इंटीग्रेशन टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर हमने फार्मूला में पढ़ा था, 2 पहले बाइफरकेट कर लें, 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 3 to 6 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 5 dx। तो हमने फार्मूला में पढ़ा था कि x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन।
वेयर n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 अगर वो होगा तो -1 + 1 0 एंड 1/0 टेंस ये इन्फिनिटी होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 3 2 6 3 2 6। तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा बोर्ड पर टाइम नहीं। 2x⁻³ 3 6 प्लस 3x² 3 6 प्लस 5। ये 5 ही रहेगा, नहीं ये x आ जाएगा, x 3 6। सो ये 3 बाहर आ गया एक्चुअली। टू बाई 3 6³ इज़ 6 × 36। इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 6³ - 3³ प्लस 3/2 6² - 3² प्लस 5 6 - 3। इसे सॉल्व जब हम, क्योंकि अब तो ये सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, दिस कम्स एज, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ 181.5। आप इसे सॉल्व कर लेना क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और यहाँ हमारा इंटीग्रेशन, ये मैं बता दूँ कि जो पहले मैं स्क्वायर्स वाला बता रहा था दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जो लास्ट में मैंने आपको बताया दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन समाप्त होता है और इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, बहुत माइनर सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर, वो मैं बता के नेक्स्ट क्लास में मोशन शुरू कर दूंगा। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, एक्चुअल फिज़िक्स हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने में। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर फिज़िक्स शुरू करते हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर क्लासेस लेने का। वीक में कोशिश रहेगी कि 3 दिन या 4 दिन अगर मैं क्लासेस ले सकूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।